हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स का हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता है कि हमारा सीएसएस 2027 को ओनली 7 मंथ रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो हमारे 6 मंथ रह गए हैं। लास्ट मंथ हम कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि लास्ट वाला जो मंथ है, पहले भी मैं कहता रहता हूं कि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का होता है, रिवीजन करनी होती है, आपने नॉलेज को पॉलिश करना होता है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करना होता है, राइटिंग स्किल के ऊपर आपने काम करना होता है। आप ये समझ रहे कि राइटिंग स्किल को आपने इंप्रूव करना होता है। तो अब हमारे पास कितने मंथ बचे यहां पर? 6 मंथ। तो यहां पर एस्पिरेंट्स जो है ना वो बार बार यहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें यहां पर बिगिनर्स की, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, और वो मिस्टेक पता है क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट चेंज करने की। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यहां पर बार बार चेंज किया जा रहा है। होता क्या है यहां पर कि वो कभी किसी मेंटोर के पास जाते हैं या कोई यहाँ पर सीनियर है तो उनसे वो मशवरा लेता है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। आप जो है वो किसी के पास जाकर मशवरा लेने से पहले आपके पास सिलेबस है, पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, डीएमसीज अवेलेबल हैं, वो सामने रखें और एनालिसिस करें कि हमें कोई भी सब्जेक्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी से पूछकर सब्जेक्ट मत सिलेक्ट करें। अच्छा, मजे वाली बात है, यहां पर इंटरेस्ट भी आपका मैटर नहीं करता। ये इंटरेस्ट वाली जो है ना, ये सब गोलियां हैं। यहां पर आपने ट्रेंड जो मार्केट के अंदर चल रहा है उसको भी फॉलो करना है। ए टू जी चीजों को आपने सामने रखते हुए एनालिसिस करना है उस सब्जेक्ट का। किसके जरिए? सिलेबस, पास्ट पेपर्स एंड पास्ट डीएमसीज। देखें, आपका जून जो है, आप समझ लें कि आपका लास्ट मंथ है। आप अपने ऑप्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, चूज कर ले और इनके ऊपर आपने फोकस करना है और सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। और सिलेबस कवर कैसे होगा? जब आप स्टडी प्लान बनाते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो और अपने टारगेट्स जो है वो फिक्स करते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हो तो देन आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती है। आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, आपकी चीजें भी जो है यहां पर क्लियर होती जाएंगी और कवर भी होती जाएंगी साथ साथ। अब बात कर लेते हैं सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले। देखें, उनके लिए कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन है कि वो जो है यहां पर जुलाई तक जो है अपना ऑप्शन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो कह ले कि अपना नॉलेज जो था वो हासिल कर चुके हैं। जो वो उनके दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आप यूं समझ रहे कि ग्रिप है उनको। बाकी वो देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर ट्रेंड देखा जाए, जो मार्क्स है वो कम आ रहे हैं या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर टारगेट्स हो रहे हैं, तो यहां पर वो अपना सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ जो है यहां पर एग्जाम्पशन सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए है या थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए कि वो अपने यहां पर ऑप्शन सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा अच्छे से और यहां पर वेट करके जो है यहां पर डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां पर चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के लिए लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। देखें, अगर लिटरेरी स्टेटमेंट का पर्पस देखा जाए तो आपको मोटिवेट करना भी होता है, और अगर देखा जाए दूसरी साइड अगर इसकी देखी जाए तो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ये ऐसे के पेपर के लिए, ठीक है। तो आज जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट रहने वाली है ल्यूस 14। जब ल्यूस 14 का नाम आता है तो एक स्टेटमेंट हमारे जहन में आती है और वो स्टेटमेंट हम आगे अपने टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग है और आप यहां पर कुछ ना कुछ लर्न करके ही जाने वाले हैं। देखिए, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि ल्यूस 14 यह कहता है कि इंपेशेंस फॉर विक्ट्री गारंटीज डिफीट। फतह हासिल करने की जो बेसब्री है ना, वो समझ ले कि हार या शिकस्त की जमानत है।
ठीक है। अब जीतने के लिए जो बेसब्री है ना, आप समझ लें कि वो आपकी जो वो हार की वजह बन रही है। और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिली यूएसए, इजराइल और ईरान के मैटर के अंदर। अब मैटर क्या था यहां पर, आपको पता है वॉर चल रही है, इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन की हुई है। अब ट्रंप की बार बार जो जीतने वाली यहां पर बेसब्री है, उसी चीज ने उसको यहां पर घुटनों के बल जो है यहां पर गिराने में मदद की। उसी चीज ने बार बार ट्रंप ने यहां पर क्या क्या स्टेटमेंट्स को चेंज किया, ठीक है। हर बार यहां पर जो वो कह ले कि ईरान को बार बार बोला गया कि भाई अगर आप एग्रीमेंट साइन नहीं करते, अगर आप पैकेट साइन नहीं करते, अगर आप ट्रूस यहां पर साइन नहीं करते तो आपके ऊपर दोबारा अटैक किया जाएगा। अगर रजीम चेंज नहीं होती देन भी होगा अटैक आपके ऊपर। प्रॉक्सी ग्रुप को अगर यहां पर आप सपोर्ट करोगे देन भी आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहां पर बढ़ाओगे तो देन भी आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। और बार बार जो ये जीतने वाला जो कह ले कि उनके अंदर ये बेसब्री थी ट्रंप के अंदर, वही उनके हार की वजह बनी। और आज आप देख ले कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स क्या कहा जा रहा है कि अगर स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए, टेबल के ऊपर भी और मैदान के अंदर भी ईरान वॉर जीत चुका है, ठीक है। अब ये जो बेसब्री होती है ना, ये बंदे को हार की तरफ लेकर जाती है। तो पेशेंस रखें, ठीक है। हमारे देखें, हमारे जितने भी जो वो कह ले के एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखें हमारे लिए जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो बेसिकली किसी वॉर से कम नहीं है। और यह चीज भी मैं पहले कह चुका हूं, ठीक है, किसी वॉर से कम नहीं है। तो इसके अंदर आपने पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो रही, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, आप एक अच्छी ओपिनियन नहीं दे पा रहे, आपका नॉलेज बिल्ड नहीं हो रहा, आपके आइडियाज बिल्ड नहीं हो रहे, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर फास्ट नहीं हो रही, या क्रिटिकल और एनालिटिकल एबिलिटी यहां पर एनहांस नहीं हो रही, तो इट डजंट मीन के यहां पर जो है वो आपके सब्र यहां पर खो दें। इस जंग को जीतने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब्र वाला जो है ना वो कह लें कि आला अपने कभी भी नहीं छोड़ना, सब्र को थामे रखना है और प्रिपरेशन करते रहना है। वर्क हार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन, ठीक है, आपकी एफर्ट्स, आपका पैशंस, आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा कि जो जीतने वाली जो जीतने के लिए जो बेसब्री है वो बेसिकली हार की जमानत होती है। तो सब्र से काम ले यहां पर, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए, टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है आज इशरत हुसैन साहब का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि इशरत हुसैन साहब के जितने भी टॉपिक होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए हम एग्जाम के अंदर इनके जो है वो रेफरेंसेस लाजमी देते हैं, ठीक है। अब एक मुझे आज टॉपिक याद आ रहा है कि रेमिटेंसेस, बून और बैन, इनका एक टॉपिक आया था, उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, ठीक है। तो वो भी आप लाजमी लीजिएगा। आज जो इनका टॉपिक है उसको भी देखेंगे और बाकी टॉपिक्स को भी जो है यहां पर हम डील करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहां पर इशरत हुसैन साहब का, पोस्ट बजट चोर्स की बात की जा रही है। चोर्स का मतलब होता है रूटीन टास्क जो होते हैं आप जो बेसिकली परफॉर्म करते हैं। जिस तरह बजट हमारा एनुअल होता है, ठीक है, साल बाद साल जो है इसको जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, बजट बनाया जाता है बेसिकली। इसके ऊपर डिस्कशन है। देखें, आप ये बात समझे कि बजट के ऊपर डिस्कशन आ गई तो हम लेक्चर स्किप कर दें। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। और इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, यहां पर मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क यहां पर जो वो सजेस्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें ई गवर्नेंस के ऊपर भी बात होते हुए नजर आती है, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी आपको बात होते हुए नजर आएगी। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा द प्रॉमिस ऑफ डिजिटल पेमेंट। देखें, हमारा एग्जाम के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर, जब फॉरेन रिजर्व्स होते हैं पाकिस्तान के पास है या किसी भी स्टेट के पास होते हैं। आज बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, कि खुद ब खुद ही डिजिटल पेमेंट्स के जरिए क्या हो रहा है, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन आपकी होती जा रही है, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो है हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं, इसको डिकोड करने वाले हैं। ये टॉपिक आपने लाजमी जो है यहां पर नोट करना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने लाजमी जो है लिखने हैं। असेसिंग पाकिस्तान इंसिडेंटल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन थ्रू डिजिटल पेमेंट्स रेल्स।
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो इसके स्टैट्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो आपने लाजमी जो है इन चीजों को यहां पर नोट करना है, मैंने पहले भी कहा है। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा 4 वर्सेस 1। यहां पर इस टॉपिक के अंदर ना एनालिसिस जो है रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ल्यूस 14 की यहां पर बात की थी ना कि इम्पेशंस फॉर विक्ट्री गारंटीज ऑफ द डिफीट, ऐसे ही है। तो अब यहां पर जो इस टॉपिक के अंदर बात की जा रही है एक जनरल एनालिसिस है, आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिलेटेड भी हमें बातें देखने को मिल रही हैं, जो कि यहां पर कभी ना कभी जुल्फकार अली भुट्टो साहब यहां पर चाहते थे कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया जाए। इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू लाजमी लेंगे इस चीज का, ठीक है। तो हमारे पास तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट से, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ हिस्ट्री कंपेयरिंग अमेरिकन आर्किवल ओपननेस विद पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल सीक्रेसी की बात करेंगे। बेसिकली आर्किव्स यहां पर बात की जा रही है लाइब्रेरीज की। तो यूएसए का जो यहां पर प्रेसिडेंट्स है, अगर देखा जाए तो यहां पर हमें जो है वो 14th लाइब्रेरी बनते हुए नजर आती है, प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी। अब हमारे क्या है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइब्रेरी यहां पर नहीं बनाएगी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से, या हमें जो बुक यहां पर जो है वो नजर आनी चाहिए, या जो बुक्स के ऑथर होते हैं, जिस तरह यहां पर यूएसए के या यहां पर आप यूके के देख लें, ठीक है। तो यह यहां पर बुक्स के लिखते हैं, लेकिन हमारे यहां पर क्या करते हैं, उल्टा यहां पर वो डॉक्यूमेंट्स को यहां पर छुपाया जाता है। अब यहां पर अगर देखा जाए इस्लामाबाद के अंदर एक आर्किवल हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं है किसी को भी, उसकी परमिशन लेना पड़ती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम लाजमी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो आप डेली बेसिस के ऊपर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, हम फर्दर जो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, हम यहाँ पर इसरत हुसैन साहब वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। बियॉन्ड द एनुअल लेजर की बात की जा रही है, इसका मतलब होता है बेसिकली हिसाब किताब से परे जो एनुअल यहाँ पर किया जाता है, बजट की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट जो हमारा फोकस रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग अ मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली MTBF ये क्या है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम जब भी किसी इशू या प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, तो हम एक चीज लाजमी कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, चाहे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे हम टैक्स की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे क्लाइमेट की बात करें, चाहे टेररिज्म की ही बात क्यों ना हो, तो हम बात करते हैं यहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। तो यहां पर जो बजट यहां पर जो कह लें कि तैयार होता है, इसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है यहां पर डेफिसिट देखने को मिलते हैं। देखिए अब मैंने पहले भी कहा था कि इस टॉपिक के अंदर थोड़ा एनालिसिस डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम बजट के ऊपर अपने डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहां पर स्ट्रक्चरल डेफिसिट पोस्ट बजट डिस्कनेक्ट स्टैंड और अलोन ट्रैप की बात की जाए, पाकिस्तान फेडरल बजट शुडंट फंक्शन एज ए आइसोलेटेड, तो इसको कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। एनुअली जो ये एक रस्म यहाँ पर जो की जाती है, बल्कि इसको किसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करना चाहिए, मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क के साथ। अब यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें आपका जो बजट है वो क्या होता है, यहाँ पर एनुअल बेस है, एक साल के ऊपर यहाँ पर ये महदूद है। लेकिन ये जो मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है ना, ये एक साल से हटकर आगे तक है, 3 से 4 साल तक है, जिसके अंदर आप ये समझ रहे कि जितने भी रेवेन्यू है, आपका एक्सपेंडिचर्स है, या आप यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो प्लानिंग है वो आपकी एक कह लें कि एक तवील अरसे तक होती है, ठीक है, 3 से 4 साल तक होती है, जिसके अंदर आप इजीली पॉलिसी मेकिंग भी कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। अब एक साल का बजट यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, ठीक है, जो रस्म यहाँ पर अदा की जाती है एनुअल बेस, तो अब इसके अंदर पता है खामियां क्या है कि एक बजट यहाँ पर देखा जाए, एजुकेशन देख ले तो एजुकेशन के ऊपर बजट आप लास्ट ईयर वाला देख रहे हो और अभी वाला देख ले। हालांकि अब अगर देखा जाए तो एजुकेशन को लेकर जो है वो हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि किस तरह जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती है।
ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो अगर देखा जाए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही आपकी एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन का बजट हमें कम देखने को मिल रहा है ना। तो अब कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू वगैरह है, तो ये एक लंबे अरसे तक जो है इसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो है यहाँ पर कह लें कि मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क हमें देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। द इंप्लीमेंटेशन गैप, सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है ना यहाँ पर, इंप्लीमेंटेशन जो है वो इश्यू है। अब मैं पहले भी यहां पर कहता हूं कि देखें, आपके लॉ भी बनाए जा रहे हैं, मींस आपके लेजिस्लेशंस भी यहां पर हो रही हैं, ठीक है, एक्ट भी पास किए जा रहे हैं, पूरे यहां पर लॉ मेकिंग हो रही है, कानून बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। सबसे बड़ा इशू ये है। तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, इस चीज को भी यहां पर देखेंगे। बात की जा रही है यहां पर बजट की, MTBF की बात की जा रही है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो अब अगर देखा जाए सिस्टमैटिक डाइवर्जेंस बिटवीन हाई लेवल पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स एंड ऑन ग्राउंड आउटकम इज स्टार्कली इलिस्ट्रेटेड बाय द 2010 NFC अवार्ड। अब अगर देखा जाए तो 2010 से NFC अवार्ड, और ये कितना चल रहा है, बेसिकली 7th हमें देखने को मिल रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात की जाए तो 5 साल के बाद इसके अंदर चेंजिंग करना जरूरी होती है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर टैक्स टू GDP, ठीक है, अब टैक्स टू GDP, जो GDP से हमें टैक्स हासिल हो रहा है, वो बेसिकली यहां पर मुख्तस जो किया गया था, वो बेसिकली यहां पर कितना फिक्स किया गया था, 15% यहां पर टैक्स टू GDP होना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है यहां पर, ओनली 10 to 11%। तो अब देखें, जो यहां पर लॉ बनाया गया, जो रूल्स यहां पर बनाए गए, तो उनकी प्रॉपर यहां पर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाई, और ये एक एग्जाम्पल लिया यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग नेशनल प्रायोरिटीज एंड डिवॉल्व्ड गवर्नेंस। अब यहां पर जो है रीस्ट्रक्चरिंग, यहां पर नेशनल प्रायोरिटी, जो हम बात कर रहे थे ना यहां पर स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, उसकी बात की जा रही है यहां पर कि कैसे हम जो है वो यहां पर रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एनुअल यहां पर बजट जो पेश किया जा रहा है, इससे हटकर अगर देखा जाए MTBF की जो बात की जा रही है, मीडियम टर्म जो है यहां पर बजटरी फ्रेमवर्क की, ताकि एक लंबे अरसे तक जो है यहां पर प्लानिंग हो सके, जो भी यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वगैरह है, या आपके जो वो कह लें कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें को एक लंबे अरसे तक जो है इसको डील किया जा सके, और एक अच्छे तरीके से डील किया जा सके, जो अब साल बाद जो है यहाँ पर हमें चेंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर, डेवोल्यूशन ओवर न्यू प्रोविंसेस। अब ये चीज मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में कह चुका हूं कि आप मेरा एनालिसिस देखेंगे यहां पर न्यू प्रोविंसेस के ऊपर, जहां पर मैंने 3 स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस की है, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई आप यहां पर डेवोल्यूशन ओवर न्यू प्रोविंसेस, मैंने भी उसके अंदर बोला था कि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर यहां पर फोकस करना चाहिए, बजाय यहां आप न्यू प्रोविंसेस की तरफ जाएं। देखें, न्यू प्रोविंसेस बनाना बुरी बात नहीं है, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बैकवर्ड एरियाज को भी हक हासिल है, लेकिन मसला क्या है, इकोनॉमी वाला, इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा है। आपका ऑलरेडी रिजर्व देखें 15 to 16 बिलियन डॉलर आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप न्यू प्रोविंसेस की बात करते हैं। न्यू प्रोविंसेस बनाने के लिए 300-400 अरब रुपए चाहिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि यहां पर डेवोल्यूशन प्लान, लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना जरूरी है। यहां पर जो आपका थर्ड टायर है, आपका जो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का, वो यहां पर काम ही नहीं कर रहा, काम तो 2 ही कर रहे हैं, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, थर्ड टायर तो आपका काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो 18th अमेंडमेंट पास की गई 2010 के अंदर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो देखने को मिलती, उन्होंने आगे पावर जो दी नहीं, ये भी एक चीज है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए, डेवोल्यूशन ओवर न्यू प्रोविंसेस, रियल सर्विस डिलीवरी रिलाइज ऑन द लोकल गवर्नमेंट्स, वही बात आ रही है कि यहां पर रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल लेवल तक होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग है वो भी लोकल लेवल तक जो है वो ट्रांसफर करनी चाहिए, ये चीजें बेसिकली यहां पर कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए डिजिटाइजेशन इंपैरेटिव की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं यहां पर। अब अगर देखा जाए तो करप्शन आपको पता है, करप्शन पब्लिक सेक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू IMF की रिपोर्ट उठाकर देखें 2025 लास्ट में जो हमें देखने को मिली, गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक, जो करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी,
उसके अंदर क्या कहा गया, भाई आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस कैसे इंश्योर करवाया जा सकता है पब्लिक सेक्टर के अंदर, सारा सिस्टम यहां पर डिजिटलाइज कर दिया जाए, ई गवर्नेंस हमें देखने को मिले, ब्यूरोक्रेसी का देखा जाए, ठीक है। तो हमें जो करप्शन यहां पर देखने को मिल रही है, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यहां पर पूरा जो है डिजिटाइजेशन कर देना चाहिए, ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द स्लो एंड इवन टायर ब्यूरोक्रेटिक पेपर फाइल्स सिस्टम क्रिटिकल रिकॉर्ड, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। फर्दर मोर स्केलिंग कार्ड और QR बेस्ड यहाँ पर हमें रिटेल सिस्टम देखने को मिल रहा है, वो तो आपको पता है QR तो ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है, लेकिन एक्सपेंड्स द टेक्स्ट यहाँ पर टैक्स नेट ऑटोमेटिकली, तो इससे क्या हो सकता है, यहाँ पर टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिजिटाइजेशन जो की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। देन ही पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की अगर बात की जाए, देखिए पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी शुड प्ले एन एक्टिव रोल एंड थ्रू आउट द ईयर। देखिए बात यहां पर की जा रही है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की, इसके अंदर आपका क्या आ सकता है, यहाँ पर FBR है, नेप्रा है, ओग्रा है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी ऑटोनॉमी है, लेकिन इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है पार्लियामेंट का, किसका, पार्लियामेंट का। अब ये तो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, लेकिन यहां पर जो आपके पता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको आप इलेक्ट करते हैं, जो आपके मसाइल्स को यहां पर डिस्कस करते हैं, तो उनका चेक एंड बैलेंस होना भी जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए थर्ड नंबर पर हमारे पास है एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, 2 टायर ओवरसाइट एंड न्यू मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, तो अगर देखा जाए रिफॉर्मिंग की बात की जा रही है, NEC की बात की जा रही है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की बात की जा रही है। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का भी यहां पर काम है कि वो बजट के ऊपर एक बार ओवरव्यू लाजमी ले, बजट के ऊपर भी जो है अपनी नजरसानी करे, लेकिन नहीं किया जाता, यहाँ पर महदूद यहाँ पर हद तक जो है यहाँ पर एक कुछ हद तक जो है काम करती है, आगे फिर जो है आगे हमें काम होता हुआ नजर आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको एज ए रबड़ स्टैंप जो है रखा हुआ है सिर्फ साइन वाइन करने के लिए, बाकी इसका जो आगे काम होना चाहिए वहां पर ये पेन ही नहीं लेते। तो यहाँ पर NEC को जो है यहाँ पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को जो है आगे काम करना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसकी कौन सी है भाई, यहाँ पर इकनेक की बात की जा रही है, बेसिकली एक्ट टू ऑफन अ रबर स्टैम्प, ठीक है, टू प्रोजेक्ट रादर देन चेकिंग इफ पॉलिसीज अलाइन, ठीक है, पॉलिसीज को चेक करना चाहिए यहाँ पर सर, लेकिन नहीं किया जा रहा, यही चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर सजेशन है कि 2 टायर कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड, इसके लिए 2 टायर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फेडरल लेवल के ऊपर, अब फेडरल लेवल के ऊपर क्या हो सकता है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मसला आ रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन गैप, है ना, तो कोऑर्डिनेशन जो है नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितने भी सेक्रेटरीज है, जितने भी मिनिस्ट्रीज है, उनका आपस के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी जो है यहाँ पर जॉइंट कमेटीज वगैरह, जितने भी मैनेज रिसोर्सेज फ्रिक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके बाद टैक्सेशन है, क्लाइमेट चेंज है, डिजिटाइजेशन है। अब यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल की जो बात की जा रही है ना, ये फेडरल और यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की कोऑर्डिनेशन आपस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पता है कि NFC अवार्ड को लेकर जो है यहाँ पर प्रोविंसेस और यहाँ पर सेंटर के दरमियान में हमें टसल देखने को मिल रही है। जहां पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए आपको नजर ही नहीं आते। तो ये भी चीज है कि इंपॉर्टेंट है एक पेज के ऊपर आना, इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, अब एग्रीमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर वैल्यू देनी चाहिए। द रूल्स ऑफ बिजनेस बात की जा रही है, रूल्स ऑफ बिजनेस जो बेसिकली आपके 1973 वाले हैं, जो मशीनरी आपकी जो है जिसके जरिए रन की जाती है, तो यहां पर इनके अंदर भी रिफॉर्म्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर रिफॉर्म करना जरूरी, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, बेसिकली मशीनरी को या स्टेट को चलाया जाता है, या आप कह लें कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को चलाया जाता है। इसके अंदर पावर जो हमें देखने को मिलती है, जितने भी इंडिविजुअल्स काम करते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, मिनिस्ट्रीज जितनी भी है, सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो अब इनके अंदर भी रिफॉर्म करने चाहिए और हर सेक्टर को देख रहे हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए, दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। तो डिपेंडेंसी जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की उसकी भी थोड़ी कम होनी चाहिए, ताकि रूल्स एंड बिजनेस के जरिए जो काम चलाया जा सके। अब यही चीज अगर ईरान के केस में देखी जाए तो ईरान की टॉप लीडरशिप यहां पर
गिरने के बाद भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर नहीं टूटा, उसका स्ट्रक्चर जो है ईरान का वो नहीं टूटा, फिर भी स्टैंड उसने किया और बाद में जाकर जो है यहां पर कह ले के जो है न्यू सुप्रीम लीडर को यहां पर जो है वो इलेक्ट किया गया, लेकिन तब तक जो है स्ट्रक्चर जो है यहां पर खड़ा। तो यही बात की जा रही कि अगर रूल और बिजनेस यहां पर सही काम कर रहे हैं ना, तो हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम का पता होगा तो वो यहां पर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद यहां पर मेजरिंग व्हाट मैटर्स, अब यहां पर यह चीज भी जरूरी है कि बजट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर चीजों को सबसे पहले सामने रखना चाहिए कि कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पॉवर्टी देख ले आपकी बढ़ती जा रही, तो पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन वाला आपका पूरा मैटर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर रियल वेज ग्रोथ देखनी चाहिए। SME की जो स्टेट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं एंडिंग वॉल्यूम्स, उनको देखना चाहिए। रीजनल एंड जेंडर इनकम इनकी देखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए प्राइवेट सेक्टर्स कैपेसिटी एक्सपेंशन देखनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंप्लीमेंटेशन गैप है तब जो है इसको जाकर खत्म किया जा सकता है। ई गवर्नेंस जरूरी है, लोकल गवर्नमेंट का जरूरी है। NEC की जो बात की, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बजट से हटकर भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद रूल ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 के इसके अंदर रिफॉर्म्स होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी। तो ये टॉपिक बेसिकली ये था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अपने लाजमी जो है वो चीज़ें नोट करनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर असेसिंग पाकिस्तान इंसिडेंटल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन थ्रू यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, अब डिजिटल पेमेंट रेल की बात की जा रही, जिस तरह हमें डिजिटल पेमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, ऑटोमेटिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती जा रही है। जो कभी यहाँ पर गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो फोकस करती थी और बार बार जो है यहाँ पर कोई ना कोई हरबे इस्तेमाल करती थी कि किस तरह डॉक्यूमेंटेशन की जा सके कि किसके पास कितनी इनकम है, लेकिन वही आप काम यहाँ पर कौन करके दे रहा है, आपका डिजिटल पेमेंट्स करके दे रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ ही नहीं रहा। और भाई आपका यहां पर ओल्ड ग्रिड सिस्टम चल रहा था, सोलर रेवोल्यूशन कौन लेकर आया, आपका जनता लेकर आई, गवर्नमेंट का रोल ही नजर नहीं आता। अब गवर्नमेंट के हाथ में वो चीज है तो इजीली जो है रिफॉर्म लेकर आ सके। इस रेवोल्यूशन जो सोलर रेवोल्यूशन जो हमें देखने को मिला, ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट है, इसके ऊपर पॉलिसी बना सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है कि इसको फर्दर आगे कैसे लेकर चला जा सकता है। ठीक है, जिस तरह हमें AI का इरा देखने को मिल रहा है, यहां पर डिजिटल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है ना। अब दूसरा अगर यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज है टेलीकम्युनिकेशन, कि गवर्नमेंट यहां पर मार्जिनलाइज्ड एरियाज है या बैकवर्ड एरियाज तक कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाए। तो अब वो भी काम जनता ने पूरा कर दिया, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो वो भी यहां पर काम जो है वो पूरा हो गया। बात यहां पर जो की जा रही है बेसिकली, ये दो यहां पर सिर्फ एग्जांपल ली गई है, इसके अंदर बात यह की जा रही है डिजिटल पेमेंट्स की। ठीक है, कि डिजिटल पेमेंट्स के जरिए ऑटोमेटिकली जनता का यहां पर रिकॉर्ड बनता जा रहा है। यहां पर ये समझ ले कि डॉक्यूमेंटेशन होती जा रही है, जो 1988 से स्ट्रगल की जा रही है कि यहां पर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टैट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अब सबसे पहले अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू पॉलिसी फेलियर्स, तो आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रॉन्ग टूल बोटलनेक की अगर बात की जाए, जस्ट मोबाइल फोन्स बाईपास द रूरल टेलीकॉम हर्डल्स, सोलर पैनल्स यहां पर बाईपास द ग्रिड फेलियर्स। अब डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइटली करेक्टिंग डेकेड्स ऑफ द फेल, जो यहां पर सालों से यहां पर गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है डॉक्यूमेंटेशन करने की या रिकॉर्ड बनाने की, वो ऑटोमेटिकली यहां पर बनता जा रहा है। ये चीज बेसिकली कही जा रही है इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज। अब द स्केल्स ऑफ यहां पर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन 2025 के अगर फिजिकल ईयर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो 88% ऑफ द रिटेल पेमेंट्स फ्लोइंग थ्रू डिजिटल चैनल्स। कितना 88% हमें यहां पर जो फ्लो जो देखने को मिला वो किसके जरिए देखने को मिला, रिटेल पेमेंट्स का, बेसिकली यहां पर डिजिटल चैनल्स के जरिए। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है ये फाइनटेक यहां पर रेवोल्यूशन है जो हमें देखने को मिल रहा है, जितने भी डिजिटल यहां पर जो वो कह लेके पेमेंट्स होती हुई नजर आ रही है बेसिकली। तो ग्रोथ एक्सप्लोजन की बात की जाए यहां पर, तो ब्रांचलेस में एक तो आप देख रहे हैं कि बैंकिंग ऐप आप यूज करते हैं,
दूसरा आप यहाँ पर जैज़ कैश है या कोई भी है, यहाँ पर इजी पैसा वगैरह, या जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। बैंकिंग ऐप्स है, उसके बाद रास्ता आईडी है, तो यहाँ पर 79.2 मिलियन जो है हमें यहाँ पर, और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग की बात की जाए तो 24.1 मिलियन जो देखा जाए बाय फिजिकल ईयर 2025 जो है यहाँ पर हमें स्काई रॉकेटेड एकदम जो है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये हिसाब लगा रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स किस तरह बढ़ रही है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल की बात की जाए तो मशीन जो है यहाँ पर 260 गुना बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो आप कितनी हो चुकी है, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर 1,95,849 मशीन यहाँ पर हो चुकी हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर बढ़ती जा रही है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वो हमें डॉक्यूमेंटेशन होते हुए भी नजर आ रही है। उसके बाद 1 मिलियन यहाँ पर क्यूआर, आपको पता है जहां पर भी जाता है क्यूआर आईडी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। इंसिडेंटल डॉक्यूमेंटेशन विदाउट रेजिस्टेंस, तो बगैर यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस के गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है वो कह लेकर डॉक्यूमेंटेशन होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। सबसे पहले एलिमिनेटिंग वॉलंटरी कंप्लायंस की बात की जाए तो फॉर अ डेकेड्स अगर देखा जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान अनसक्सेसफुली चेज्ड इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर बहुत कोशिश की गई यार डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आप ये काम आप देख सकते हैं डेटिंग बैक टू 1988 से हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स यहाँ फ्लिप दिस इक्वेशन, ठीक है, एकदम से इसको ऊपर कर दिया, द ट्रांजैक्शन इज डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएनसी स्कीम्स है, टैक्स प्रोविजन है, नेशनल आईडी वगैरह ट्रैकिंग, ये सारी चीजें की गई किस चीज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही और ये काम किसने आसान कर दिया है, डिजिटल पेमेंट्स ने कर दिया है। तो ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। ऑटोमेटिक अगर ट्रेस की बात की जाए तो विजिबिलिटी अकर्स बाय यहां पर डिफॉल्ट रादर देन थ्रू टैक्स पेयर कॉर्पोरेशन एंड फिजिकल ईयर 2024 सेंट्रल बैंक रास्त प्लेटफॉर्म प्रोसीड अगर देखा जाए तो यहां पर 496.1 मिलियन हमें यहां पर ट्रांजैक्शन देखने को मिली। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कितने रकम कितनी बनती है, 11.56 ट्रिलियन रुपीज यहां पर जो है अमाउंट देखने को मिल रही है रकम, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट एज ए कैटलिस्ट की अगर बात की जाए तो आपके सामने पाकिस्तान सिंगल लार्जेस्ट ट्रांजैक्टर की बात की जाए, द स्टेट हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दिस विजिबिलिटी बाय शिफ्टिंग पब्लिक पेरोल्स, ठीक है। यहां पर 85 यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो तनख्वाहें दी जा रही है वो भी आपके रास्ता आईडी के जरिए दी जा रही है। आप दूर क्यों जा रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट आपका पूरा यहां पर सिम लेना पड़ेगी, उसके ऊपर रास्ता आईडी बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर आपके पैसे आएंगे। तो पूरा डिजिटल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है ना, सॉरी डिजिटल पेमेंट्स हमें देखने को मिलेगी। अब पॉलिसी रोड मैप की यहां पर बात की जा रही है तो आपको पता है प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक चीज है यहां पर। तो यहां पर स्टेट बैंक और यहां पर ई मनी इंस्टीट्यूशन बनाए गए, आपको क्या लगता है वो टैक्स के लिए थे या ये करने के लिए, नहीं बल्कि वो किस चीज के लिए थे, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मर्चेंट यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और नॉट स्ट्रिक्टली टैक्स ड्रैगनेट की बात की जा रही है कि ये टैक्स लेने के लिए नहीं था बल्कि यहां पर किसके लिए था, ये डिजाइन तैयार किया गया यहां पर मर्चेंट ट्रांजैक्शन कोर्स, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसके अंदर ही शामिल है। पेपर क्लियरिंग अगर चैलेंजेस की बात की जाए, डिस्पाइट रास्ट प्रोसेसिंग मोर देन डबल द नंबर ऑफ पेपर ट्रांजैक्शंस इन फिजिकल ईयर 2025। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर कह ले के डिजिटल पेमेंट्स नहीं की जा रही, तो उनको अगर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ लेकर आया जाए तो ये जो है वो कह ले के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हो सकती है, रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बनता जाएगा, जो भी यहाँ पर पैसे भेजेगा उसका रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। इनकम भी शो हो रही है, तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन की बात की जा रही है, प्रॉपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, देन जो है आप इसके ऊपर टैक्स भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी तो यहाँ पर पैसे कट रहे होते हैं, टैक्स तो दिया ही जा रहा है। यहाँ पर जो भी डिजिटल यहाँ पर पेमेंट्स अदा की जाती हैं के जरिए अदा की जाती है तो क्या उसके अंदर आपके फी नहीं लगती, फी लगती है ना, पैसे कटते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई डिजिटल पेमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट के लिए ये आसानी हो गई है कि जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो 1988 से कोशिश कर रही है, अब वो जो है इजीली जो है रिकॉर्ड हासिल कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल की इनकम का, ये बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा इस टॉपिक को। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट जो है यहाँ पर टॉपिक की तरफ, आर्किटेक्चर ऑफिस, और उसके बाद है कंपेयरिंग अमेरिकन आर्काइवल ओपननेस विद पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल सीक्रेसी। अब यहाँ पर बात की जा रही है लाइब्रेरी की। अब देखें यूएसए की अगर बात की जाए तो उनके जो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है ऑथर भी हैं बुक्स के, हमारे दिखाएं कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हाँ हमारे भी हैं, उसके बाद अगर देखा जाए लेकिन कम है, जितने होने चाहिए ना जो वो नहीं है।
इसके बाद अगर देखा जाए यहां पर लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अब यहां पर देखा जाए 14th, कितनी 14th लाइब्रेरी हमें देखने को मिली जिसका अभी इफ्तिताह किया गया, और ये कब किया गया? 18 जून 2026 को। बराक ओबामा की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी यहां पर जो है वो खोली गई है, उसका इनॉग्रेशन हमें देखने को मिला, जहां पर कहले के चारों प्रेसिडेंट हमें एट द सेम टाइम देखने को मिले, सिर्फ यहां पर ट्रंप को निकालकर। अब ट्रंप क्यों ना आए भाई? ट्रंप का यहां पर बराक ओबामा और उनकी वाइफ जो फर्स्ट लेडी, उनके साथ ऑलरेडी जो हमें यहां पर टसल देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑलरेडी जो है ट्रंप के ऊपर क्रिटिसाइज कर चुकी हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बेसिकली बात यह की जा रही है कि वहां पर ओपन लाइब्रेरीज देखने को मिल रहे हैं, आर्काइव्स पूरी देखने को मिल रही है, हिस्ट्री पूरी देखने को मिल रही है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी प्रेसिडेंट जा रहा है तो कोई लाइब्रेरी नहीं बना रहा है, या कोई कह ले कि जो उसने काम किए हैं, जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो यहाँ पर जो है कंपाइल नहीं की जाती, बल्कि जो एक आर्काइव्स या लाइब्रेरी है वहां पर भी जाने की इजाजत नहीं है, उसकी भी इजाज़त लेना पड़ेगी आपको जाके किसी मिनिस्ट्री से, देन जाके जो है आप वो कह लेगा, वो भी पहली बात तो मिलेगी नहीं, वहाँ पर जाने की इजाज़त ही नहीं है। ठीक है, ताकि अगर आप हिस्ट्री के बारे में जान सके तो वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूएसए के ओपन है भाई, आप जाएंगे, आप ये बराक ओबामा जो है लाइब्रेरी हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर म्यूजियम भी है, तो जाएंगे यहाँ पर लोग विजिट करेंगे, देखेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली, हमारे यहाँ तो छुपाया जाता है ना, वो तो एक अलग चीज़ है। तो अब अगर देखा जाए कंट्रास्ट ऑफ लीडरशिप शिकागो एंड वर्साइल की अगर बात की जाए, 4 अगेंस्ट 1 की बात की जाए कि चारों प्रेसिडेंट एक जगह पर इकट्ठे हैं यहाँ पर, किस वजह से? यहाँ पर ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर एंड लाइब्रेरी इन शिकागो। ठीक है, इनोग्रेशन जो हो रहा था, अब इसके अंदर कौन कौन थे? यहाँ पर बिल क्लिंटन था, जॉर्ज बुश था, यहाँ पर जो बाइडेन एंड बराक ओबामा, ये चारों प्रेसिडेंट थे, लेकिन आपका ट्रंप नहीं था। ट्रंप क्यों नहीं था? ट्रंप बाद में आए, और यहां पर कहा क्या, ल्यूस 14 वाली जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी उसको भी यहां पर आप देखने वाले। देखें, अब उसके बाद एरोगेंट इनकम्बेंट की बात, इनकम्बेंट की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज नोटिसेबली एब्सेंट। ठीक है, चूजिंग इंस्टेड टू अटेंड यहां पर जो है G7 समिट, आपको पता है कि यहां पर उसको अटेंड किया, बजाय इसके कि यहां पर जो है वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अराइविंग लेट आए हैं, लेट आने के बाद भी इनका पोस्टर ये था कि आई एम द बॉस, कि बॉस हमेशा लेट आते हैं। तो यहां पर ल्यूस 14 वाली जो है वो राइटर को जो यहां पर याद आ गई कि ल्यूस 14 ने कभी बोला था कि यहां पर भाई आई एम द स्टेट। अब उसने क्यों बोला भाई? उसके पास आपको पता है लेजिस्लेटर पावर सारी थे, एग्जेक्टिव पावर उसके पास थी सारी। ठीक है, जुडिशियल पावर आप कह सकते हैं कि उसके पास थी, जिसकी बेस के ऊपर बोला आई एम द स्टेट। लेकिन यहां पर हमारे यहां क्या चल रहा है कि ट्रेंड बड़ा चल रहा है, कोई भी पूछे ना आपसे कि व्हाट इज स्टेट, तो आप फौरन से जवाब दो आई एम द स्टेट। भाई इसके ऊपर रिसर्च करें, पहले बैठकर पढ़ें इसके ऊपर कि क्या ये कहना चाहिए आई एम द स्टेट। आप सिर्फ आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं आई एम द स्टेट, क्योंकि आप यहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, बट यू आर नॉट इंस्टीट्यूशंस। स्टेट आपकी इंस्टीट्यूशंस के जरिए चलती है। तो हर जो यहां पर इंडिविजुअल कहता हुआ नजर आता है ना, यही आई एम द स्टेट, तो स्टेटमेंट नहीं, आपको सॉरी यहां पर स्टेट नहीं कहना चाहिए खुद को। स्टेट सिर्फ आइडियोलॉजिकल कह सकते, इसको जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ल्यूस 14 ने अगर बात की तो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर थी, एग्जेक्टिव पावर, जुडिशियल पावर। आपके पास वो है। ऑपोजिशन का हाल देखा ना पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट आप यहां तो नहीं कह सकते कि आई एम द स्टेट। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी आप आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं आई एम द स्टेट, क्योंकि आप इलेक्ट करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर आपके बैठते हैं, तो ये है, आप डेमोक्रेसी के अंदर कह सकते हो। लेकिन अगर आप सही माने इसके अंडरस्टैंड करेंगे तो आप स्टेट कहते हुए भी आप एक बार हिचकिचाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टेट आपके इंस्टीट्यूशंस के जरिए चलती है, आप इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही आपके पास वो पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैनिशिंग ट्रीटी है वर्साइल, अगर देखा जाए आपको पता है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है यहाँ पर साइन की गई, और बाद में हमें जो है यहाँ पर एग्रीमेंट जो साइन होता हुआ नजर आया यूएस और इजराइल वाला। ठीक है, तो ये याद भी दिलाता है यहाँ पर ट्रंप साइंड यूएस से ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए वैल्यू ऑफ द प्रेसिडेंशियल आर्कीव्स एंड हिस्टोरिकल ट्रांसपेरेंसी। अब अमेरिकन अगर देखा जाए तो भाई 14th, मैंने पहले भी बात की थी कि 14th यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आपको कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लाइब्रेरी बनाते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, जहाँ पर जो वो हम कोई हिस्ट्री पढ़ सके बैठकर,
लेकिन यहाँ पर तो और ज़्यादा छुपाई जाती है। तो यहाँ पर 14th जो है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, फ्रॉम एफडीआर से लेकर यहाँ पर ओबामा तक द यूएसए हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हिस्ट्री थ्रू 14th प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग अ वास्ट पब्लिक एंड रिमोट रिसर्च एक्सेस टू क्रिटिकल ग्लोबल एंड स्टेट डाटा। तो जितना भी यहाँ पर डाटा मिलेगा और यहाँ पर हर सिटीजन जाकर इसको पढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान न्यूक्लियर रैकेट की अगर बात की, यहाँ तक के पाकिस्तान जो 1970 से लेकर 80 तक जो पाकिस्तान ने स्ट्रगल की, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में जो जुल्फकार अली भुट्टो ने यहाँ पर रोल प्ले किया, वो सारा रैकेट यहाँ पर देखने को मिलता है लाइब्रेरीज के अंदर। 1980 से जो हमें यहाँ पर लाइब्रेरी देखने को मिल रही है डियर एस्पिरेंट्स, ये सारा रैकेट जो है वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वो चीजें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, ओपनली पढ़ा, ओपनली जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर डिक्लासिफाइड, यहाँ पर यूएसए आर्काइव्स शो दैट यूएसए वाज लॉन्ग अवेयर पाकिस्तान कोल्ड टेस्टिंग और वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट। यहां पर पता था, यूएसए को सारा पता था कि पाकिस्तान यहां पर कोशिश। अब पाकिस्तान के पास रीजन क्या थी कि पाकिस्तान, आपको पता है कि ताजी यहां पर जो है वो वॉर हुई थी इंडिया के साथ 1971 वाली। उसके बाद आपका ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर 1979 के अंदर आपका अफगानिस्तान के अंदर जो है यूएसएसआर का अटैक देखने को मिला। तो यहां पर जो रोनाल्ड रीगन और जिमी कार्टर हैं, यहां पर इनकी थोड़ी सी हमें खामोशी देखने को मिली, जिसने यहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर जो यहां पर कोई बात नहीं की। और उस तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से 1974 के अंदर जो यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर जो स्टेट बनने वाला था, जो भुट्टो ने ख्वाब देखा था, भुट्टो ने कोशिश भी की यहां पर, ये सारी चीजें, लेकिन ये सारा रैकेट जो है आपका यूएसए की लाइब्रेरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही। तो ये कंपैरिजन किया जा रहा है यहां पर लाइब्रेरीज का, आर्कीव्स का, बेसिकली कि यहां पर हैं और वहां पर नहीं है, और वहां पर जो ओपन ये चीजें सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद हमने देखा यहां पर कि 1970 से लेकर 1980 तक, ये तो बाद प्रेसिडेंट यहां पर जिमी कार्टर रिगन यहां पर प्रपोजली इग्नोर द प्रोग्राम इन एक्सचेंज फॉर इस्लामाबाद फॉर हेल्प अगेंस्ट सोवियत। तो यहां पर यूएसएसआर के साथ जो है यहां पर हेल्प कर रहा था लड़ने के लिए यूएसए की, यहाँ पर पाकिस्तान के। तो ये दोनों तो इस वजह से जो है यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, भुट्टो अनयील्डिंग स्टैंड, भुट्टो ने कहा कि भाई मैं जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि बिल्कुल भी अपना ये फैसला जो रिवर्स करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 1976 के अंदर बेसिकली यहाँ पर जेराल्ड फोर्ड, जिसके नाम पर हमें यहां पर यूएसए वॉरशिप देखने को मिला मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने खत लिखा कि भाई यहां पर जो फ्रांस के अंदर है, ठीक है, और फ्रांस के अंदर बेसिकली यहां पर क्या था, यहां पर हम कह सकते हैं कि रीप्रोसेसिंग जो यूनिट था उसको खरीदने पर नजरसानी जो है करनी चाहिए। तो इससे यहां पर जुल्फकार अली भुट्टो ने बेसिकली कहा कि भाई हम जो है यहां पर जो है ये अपना डिसीजन जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर का स्टेट बनाने वाला, ये वापस नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारी जो है मुश्किलात में गिरा पड़ा था, इसलिए तो ये रिवर्स नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिली। यूएस एम्बेसडर यहां पर बैरोड ने दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर परस्यूट्स वाज इरिवर्सिबल, वार्निंग दैट बैकिंग डाउन अंडर अमेरिकन प्रेशर वुड शैटर नेशनल मोरल एंड प्रूव पॉलिटिकल डिजास्टर्स। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भुट्टो ने एक बात तो की थी कि भाई ये मेरा कहला के पॉलिटिकल एंड ही होगा कि अगर मैं ये यहां पर जो है वो इसके ऊपर आगे स्टेप नहीं लेता। तो यहां पर बोला था कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो वो इरिवर्सिबल है, इससे जो मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि आपकी 1971 के अंदर वॉर हो चुकी थी। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान आपका अलग हो चुका था, इधर से यूएसएसआर ने जो है वो कह लें कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो इधर एक तरफ इंडिया एक तरफ अफगानिस्तान, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंटर में बीच में पाकिस्तान। ठीक है, तो ये खैर वो एक इन डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान आर्काइवल के। अब ये तो थी यूएसए की बात की जा रही थी कि वहां पर आपको सारा डाटा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओपनली आप लाइब्रेरीज के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं स्टेट डाटा, लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कंट्रास्ट है, अनलाइक अमेरिकन लीडर्स हु ऑथर बुक्स एंड फंड लाइब्रेरीज, फंड भी किया जाता है लाइब्रेरीज के लिए। उसके बाद यहाँ पर बुक्स के ऑथर भी हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख लें कि कितने ऑथर मिलेंगे। उसके बाद है नो पाकिस्तानी लीडर हैज एंडोर्ड प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी, अभी तक नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2003 के अंदर भी जो क्लियरेंस लेनी पड़ी थी, टॉप कैबिनेट क्लियरेंस लेनी पड़ी थी यहाँ पर मुशर्रफ साहब को। ठीक है, डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए,
एट हिज लाइब्रेरी लॉन्च ओबामा डिलीवर्ड अ विल्ड कर्टेक, यहाँ पर ट्रंप एंड जनवरी 6 कैपिटल राइट्स, उसके बाद डिक्लेयरिंग दैट मिलिट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पर ये बेसिकली कहा यह गया कि इसके अंदर जो मिलिट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो किसी इंडिविजुअल के जो कंट्रोल में नहीं है, वो बल्कि किसके लिए यहाँ पर बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर कानून के लिए और सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर कह लें कि जितने भी मिलिट्री है या यहाँ पर जितने भी एजेंसीज है वो यहाँ पर आइन के अकॉर्डिंग काम करती है और वो लोगों के लिए, ना कि बेसिकली यहाँ पर किसी इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, तो ये ना ही उनको ये यूज़ कर सकते। तो ये कहा जा रहा है कि बात ये की जा रही है कि वहाँ पर लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं, जितना भी डाटा है ओपन है, आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। वहाँ पर आपको पुराना से पुराना रिकॉर्ड भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इधर है भी तो अभी तक आपको कोई प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी वगैरह देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो आई होप आपने जो है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। ये एक बेसिकली जनरल डिस्कशन थी, तो आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट वोकैब की। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला फॉक या फॉक्स, आप इसको बोल सकते हैं फॉक्स, आर्टिफिशियल मेड टू लुक रियल बट नॉट जेन्युइन। नकली को बोला जाता है बेसिकली या मसनूई। ठीक है, आर्टिफिशियल जो तैयार किया गया, इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, फेक या इमिटेशन। ऑपोजिट क्या बनेगा, जेन्युइन या ऑथेंटिक आप बोलेंगे। सेकंड वर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर पिटेड। पिटेड मीन्स क्या आता है, मार्क्ड विद स्मॉल होल्स, डेंट्स और स्कार्स बोल सकते हैं बेसिकली। कह लें कि जो गढ़ों या निशानात वाले को बोला जाता है, जो कंपटीशन के अंदर लाया जाता है। सेट अगेंस्ट इन कंपटीशन। ठीक है, डेंटेड या स्केर्ड बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्मूथ या फ्लॉलेस आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट मीन्स होता है फ्लैटरिंग और परसुएसिव टॉक्स यूज्ड टू इन्फ्लुएंस समवन, सॉरी बेसिकली किसी के चापलूसी को बोला जाता है या खुशामदी करने को बोला जाता है। फ्लैटरी या कैजुअलरी बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्रिटिसिज्म या डिस्करेजमेंट आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर कलमनी। कलमनी बहुत ईजी वर्ड है बेसिकली, आप फॉल्स या मलिशियस स्टेटमेंट इंटेंडेड टू हार्म समवन्स रेपुटेशन। बहुतान लगाना बेसिकली किसके ऊपर, या झूठा इल्जाम लगाना। स्लैंडर या डिफेमेशन। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रेज या कमेंडेशन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर वेरी। वेरी बहुत ईजी वर्ड है बेसिकली, कॉशियस या अलर्ट टू पॉसिबल डेंजरस। ठीक है, तो मोहतात रहना या एहतियात करने को बोला जाता है, कॉशियस या विजिलेंट। ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा, केयरलेस को बोला जाता है या ट्रस्टिंग आप बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट क्लियर इमेज, तो बोला जाता है नीम शफाफ को। सेमी ट्रांसपेरेंट जो को बोला जाता है ना, डाइफनेस बोल सकते हैं। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, ओपेक या सॉलिड आप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वैक्सेशन रहेगा, इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ड क्या है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर, वैक्सेशन। वैक्सेशन मीन्स क्या था, द स्टेट ऑफ बीइंग एनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड या वरीड। ठीक है, तो परेशानी वाली हालत आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, इरिटेशन या अनॉयंस। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिलाइट या सेटिस्फैक्शन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर सरफिट बोल सकते हैं। सरफिट मीन्स होता है एक्सेसिव अमाउंट, हद से ज्यादा जो है मिकदार में होना। ओवर इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, एक्सेस या अबंडेंस। ठीक है, बहुतात होना। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्कार्सिटी या शॉर्टेज आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड लास्ट स्क्वाइल्ड। स्क्वाइल्ड मीन्स होता है एक्सट्रीमली डर्टी, पुअर या अनप्लेजेंट को बोला जाता है। इसका क्या बनेगा, सिमिलर मीनिंग, फिल्दी या सॉर्डेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लीन या रिस्पेक्टेबल। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स क्या रहेगा, फेयरलेस, नडर को बोला जाता है। ठीक है, बहादुर को एडवेंचरियस बोल सकते हैं। फेयरलेस या कर्जियस। ऑपोजिट क्या बनेगा, टेम्प्ड या कॉवर्डली आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।